दाई शासन की स्थापना हो गई थी। ब्रिटिश भारत की जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव निम्न सदन में प्रत्यक्ष रूप से और उच्च सदन में अप्रत्यक्ष रूप से करते थे, जबकि जो देशी रियासतें थीं उन देशी रियासतों में अभी तक भी जो लोकतंत्र का अंकुर था, जो लोकतंत्र का बीज था, उसका अंकुरण भी नहीं हुआ था और पूर्ण रूप से निरंकुशता का साम्राज्य देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो इनके प्रतिनिधि भेजे जाते थे वो देशी नरेशों के द्वारा नामांकित किए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ एक तरफ तो प्रजा को राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रजा को किसी भी प्रकार का अधिकार मिला हुआ नहीं है और 1935 का संघ इस संदर्भ में हमें रूढ़िवादी और प्रगतिशील तत्वों का एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो खासियत हम लोग देखने जा रहे हैं वह है संघीय सरकार का इकाइयों के ऊपर असमान अधिकार का होना। ब्रिटिश प्रांतों के लिए तो संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों की इच्छा पर निर्भर था कि वे संघ में शामिल हों या ना हों। इतना ही नहीं बल्कि ये भी उनकी इच्छा पर निर्भर था कि जब वो संघ में शामिल होना चाह रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर वो साइन करने जा रहे हैं, तो उस अधिमिलन के पत्र के द्वारा वो कौन सी शक्तियां संघीय सरकार को देंगे, कौन सी शक्तियां संघीय सरकार को नहीं देंगे। इस प्रकार से जहां केंद्रीय सरकार की शक्तियां सारे प्रांतों के ऊपर एक समान थीं और प्रत्येक रियासत के संबंध में वो सब अलग अलग थी। इस प्रकार की जो डायकोटोमस बातें हैं, जो असंगत बातें हैं, वो हमें किसी अन्य संघ में देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट जो खासियत हम लोग देखने जा रहे हैं इस प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन की, वह है इकाइयों की कानूनी असमानता और देशी रियासतों को आबादी से ज़्यादा प्रतिनिधित्व का दिया जाना। अक्सर जो संघात्मक व्यवस्थाएं होती हैं, जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां पर जो उच्च सदन है, जो सेकंड चैम्बर है, जो अपर चैम्बर है, उसमें छोटी और बड़ी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व देकर के एक कानूनी समानता स्थापित की जाती है। लेकिन इस 1935 के अधिनियम के द्वारा जो संघात्मक व्यवस्था स्थापित की जा रही थी उसमें ऐसा कोई प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता। भारत में जनसंख्या के आधार पर दूसरे सदन में इकाइयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों की तुलना में अधिक स्थान दिए गए और देशी रियासतों की जो आबादी थी वो भारत की कुल आबादी की 23% थी, जबकि उनको इस संघीय विधान मंडल के निचले सदन में 33% और उच्च सदन में 40% स्थान दिया गया था। नेक्स्ट जो खासियत हम लोग देखने जा रहे हैं वह है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का शासकों के द्वारा मनोनयन। मीन्स जो सेकंड चैम्बर था, उस सेकंड चैम्बर में जो सदस्य भेजे जाते थे वो देशी रियासतों के शासकों के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। देशी रियासतों की जनता को ये अधिकार नहीं दिया गया कि वे संघ में अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। ये अधिकार केवल देशी रियासतों के शासकों को दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया कि देशी रियासतों के शासक के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहे और संघ में जमींदारों और अल्पमतों के साथ मिलकर के भारत की प्रगति में रोड़ा अटकाने का काम कर सकें। तो इसलिए भारत सचिव सर सैमुअल हॉर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बड़े घमंड के साथ कहा था कि उग्रवादी तत्वों को राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति से रोकने के लिए हमने प्रत्येक सावधानी का प्रयोग कर लिया है। नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे वह है संघीय सभा का अप्रत्यक्ष चुनाव।
प्रायः सभी संघों में जो निचला सदन होता है, जो लोअर चैम्बर होता है, जो फर्स्ट चैम्बर होता है, वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। परंतु भारत में ये जो संघात्मक व्यवस्था स्थापित की गई और इस संघीय सभा में जो फर्स्ट चैम्बर था, जो लोअर चैम्बर था, उसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया और अपर चैम्बर के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में रखा गया था। ये लोकतंत्रात्मक सदन को और अधिक कमजोर बनाने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त जो निचले सदन की शक्तियां थीं, उन निचले सदन की शक्तियों पर गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट की असाधारण शक्तियों की काफी रुकावट थी और जो रही सही शक्ति थी संघीय सभा में इस लोअर चैम्बर की, उसको सांप्रदायिक चुनाव पद्धति के माध्यम से और अनेक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली ने और भी कम कर दिया था। रिमेनिंग जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसको अपन लोग कर लेंगे। थैंक यू।